गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। ये 11th का सबसे पहला टॉपिक है, सबसे बेसिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट हाँ, अगर इसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आगे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले इसको कैटेगराइज करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो मोल कॉन्सेप्ट में रहेगा दैट विल बी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब होते हैं, ये कैसे कंबाइन करते हैं, इसके कुछ बेसिक लॉज हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं आगे केमिस्ट्री में। तो वो लॉज हमें पहले पढ़ने हैं। तो उन लॉज में जो 4 लॉज हैं, नंबर 1 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको कुछ बुक्स में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी बोलते हैं। सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों सेम ही चीज़ के 2 अलग अलग नाम हैं। देन नंबर 3 law of multiple proportion and then number 4 law of reciprocal proportion। तो आज के लेक्चर में हम इन चारों लॉज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसके बेस पे आईआईटी से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हम वो उन क्वेश्चंस को भी आज यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन काफ़ी इंट्यूटिव लॉ है। ये लॉ, इसका नाम सुन के काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसका मतलब यह है कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है इन एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। आप सबको रिएक्शंस का बेसिक आइडिया तो है ही 10th में। तो हर रिएक्शन में एक ऐसा एरो होता है, ये आपको पता है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें होती हैं, मैं उसको रिएक्टेंट्स बोलता हूँ, सब लोग उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और एरो के राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में रिएक्टेंट्स, राइट में प्रोडक्ट्स, ये हम सबको पता है। और ये रिएक्शन किसी ना किसी कंटेनर में किसी जगह पे हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन है जो कि एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है, वो क्लोज्ड कंटेनर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लोज्ड कंटेनर का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट्स में हो सकता है गैसेस बन रही हो, और अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो वो गैसेस बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर के में जाए। तो अगर एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 2, 3, 4, एनी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्शन शुरू होने से पहले आपने इस कंटेनर में अगर टोटल 100 ग्राम चीज़ें डाली और फिर उसकी रिएक्शन शुरू हो गई, and after some time you come and you see that the reaction is over, but उसके खत्म होने के बाद भी कंटेनर के अंदर आपको जो टोटल वेट मिलेगा वो 100 ग्राम्स ही मिलेगा। So this law tells me कि रिएक्शन शुरू होने से पहले और रिएक्शन शुरू होने के बाद इसके अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं उनका टोटल एडिशन अगर मैं करूं, मास का एडिशन, so that is conserved, that means mass is conserved। अगर आपने शुरू में 100 ग्राम लिया तो 100 का ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, वो 100 सा 100 ही रहेगा। तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को ले रहा हूँ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से H2O बनता है। आप सबको बैलेंसिंग का कुछ आइडिया है, 10th क्लास में बैलेंसिंग सिखाई जाती है। बैलेंसिंग एक्चुअली लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का ही दूसरा रूप है। कैसे हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं? हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि इधर 2 हाइड्रोजन है तो उधर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, इधर 2 ऑक्सीजन है पर उधर एक ही ऑक्सीजन है। तो लेट्स डू इट लाइक दिस। हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सब लोगों ने 10th में देखी होती है। बट ये जो बैलेंसिंग है ये करते वक्त आपने एक्चुअली लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ही लगाया। हाइड्रोजन उस तरफ कितने हैं? 4 एटम्स, दैट इज 4 ग्राम्स। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 4 ग्राम्स। ऑक्सीजन उधर कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है 16 ग्राम्स, सो 16 × 2 इज 32। यहाँ पे कितने? यहाँ पे O2 का एक मॉलिक्यूल है, उसका वेट कितना? 32। तो इफेक्टिवली इस एरो के लेफ्ट में टोटल वेट हम चेक करते हैं और इस एरो के राइट में हम टोटल वेट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स का वेट है 4 ग्राम्स
ऑक्सीजन का वेट है 32 ग्राम्स, ठीक है। और वहाँ पे H2O का वेट होता है 18, हाइड्रोजन इज 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 16 इज 18, तो 18 इंटू 2 दैट इज 36। तो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं दैट 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 36। तो एरो के लेफ्ट में और एरो के राइट में जितना भी टोटल मास होगा वो कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ी देर में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके के, वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। बाकी ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देन नाउ लेट्स डू सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ इस लॉ का डेफिनेशन बेसिकली अगेन यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, वन इज कांस्टेंट एंड अदर इज प्रोपोर्शन। सो बेसिकली ये लॉ मुझे ये बताता है कि अगर किसी भी कंपाउंड की हम बात करें, लेट्स टेक एनी कंपाउंड, लेट्स टेक अमोनिया NH3। NH3 को बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अमोनिया को आप इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हो, अमोनिया नेचुरली भी मिलता है, बहुत सारे तरीकों से मैं अमोनिया बना सकता हूँ। बट एवरी टाइम अगर आप किसी भी मेथड से भी अमोनिया बनाओ तो हर केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशो विल ऑलवेज बी 1:3। सो द पॉइंट इज अमोनिया कैसे भी बना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, नाइट्रोजन का एक ही एटम रहेगा, हाइड्रोजन के 3 एटम रहेंगे। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस, रेशो, द रेशो ऑफ 2 atoms in a particular compound will always be same irrespective of how you prepare it. This is the definition that I have just told you. बाकी definitions के लिए you need to refer the book. प्रॉपर डेफिनेशंस को याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार वापस से डेफिनेशन बताता हूँ। द रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अमोनिया को बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बट उस तरीके को जानने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये पता है कि ये अमोनिया की बात हो रही है तो अमोनिया विल ऑलवेज बी NH3, प्रिपरेशन कैसे भी हो। सिमिलरली अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर, तो वाटर को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं किसी भी कंपाउंड की बात करूं, एक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट अगर उस कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो दैट मीन्स आपको ये पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन का जो रेशो है, एटम्स का रेशो, दैट विल बी 2:1। ये एटम्स का रेशो है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि एटम्स का रेशो अगर सेम है तो मासेस का रेशो भी कहीं ना कहीं सेम होगा। लेट्स सी दिस, नाइट्रोजन का एक एटम है, मतलब इसका वेट है 14, ठीक है। वैसे एटॉमिक मास हम लोग AMU, एक स्पेशल यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट, हम उसमें डिफाइन करते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम लोग वो भी डिफाइन करेंगे। यू कैन जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल बिकॉज 10th में आपको पता था कि इसका मास 14 होता है। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1। तो अगर हाइड्रोजन के 3 एटम्स है तो 3 × 1, और नाइट्रोजन का 1 एटम है तो 1 × 14। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वेट का रेशो विल बी 14/3। तो उसके एक एटम का वेट 14 होगा और इसके 3 एटम्स का वेट 3 होगा, तो रेशो 14/3 होगा। और जो टोटल वेट है NH3 का वो कितना होता है, 14 + 3 17। तो मैं हमेशा ये बोल सकता हूँ कि आप कैसे भी अमोनिया बनाओ, पर अगर अमोनिया के 17 ग्राम्स होंगे तो उस 17 ग्राम में 14 ग्राम्स नाइट्रोजन के होंगे और 3 हाइड्रोजन के होंगे। अगर आपने किसी और जगह पे अमोनिया को बनाया और आपने 17 ग्राम्स की जगह एक्चुअली 170 ग्राम्स बनाया, ये आपकी मर्जी है कि आप कितना भी अमोनिया बना सकते हो।
तो अगर आपने 170 ग्राम अमोनिया बनाया होता तो उस 170 ग्राम में से रेशो अभी भी वही रहता, बट एक्चुअल अमाउंट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन का 140 ग्राम होता और हाइड्रोजन का 30 ग्राम होता। तो अल्टीमेटली 0 से 0 कट जाएगा तो 14/3 का रेशियो ही रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मुझे यही बोलता है दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, द रेशियोज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, the ratios of number of atoms, the ratios of masses of atoms remains the same. तो नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है that the proportion will remain constant. इसी का दूसरा नाम जो हमने पहले भी बोला था, definite proportion. So the law of definite proportion, law of constant proportion, ये दोनों सेम है। तो आई होप ये लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ी देर में इसके ऊपर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। नाउ थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो उसको शुरू करते हैं। नाउ इस लॉ की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं पहले आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको डेफिनेशन भी उसका आराम से समझ में आ जाएगा। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि देयर आर टू एटम्स, ठीक है, लेट्स टेक दोज एटम्स एज कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, देयर आर टू एटम्स। ये दो एटम्स ऐसे हैं जो जब आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, ऑक्सीजन इन नेचर एग्जिस्ट्स एज O2, कार्बन इन नेचर एग्जिस्ट्स एज कार्बन। तो मैं जहाँ पे ऑक्सीजन लिखूंगा मैं वहाँ पे O2 लिखूंगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो CO भी बन सकता है, और कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो CO2 भी बन सकता है, तो कुछ भी बन सकता है। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी हम लोग ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो H2O भी बन सकता है, H2O2 भी बन सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो इस तरीके के एलिमेंट्स के लिए ये लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ क्या बोल रहा है, पहली बात तो हम इनको बैलेंस आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही, ठीक है। तो ये रिएक्शंस बैलेंस हो गई हैं। तो ये लॉ हमें क्या बोल रहा है, ये लॉ ये बोल रहा है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी देर बाद वापस से देख लेंगे। तो जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, और उन दो एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट का अमाउंट आप कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, x ग्राम्स, एनीथिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों में से कार्बन को कांस्टेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका x ग्राम्स लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे x ग्राम लेना है। तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, और उन दोनों एलिमेंट्स में से आपने किसी एक एलिमेंट का अमाउंट कांस्टेंट कर दिया, तो जब कोई एक कांस्टेंट होगा तो जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं O2 का वैल्यू यहाँ पे y होने वाला है और यहाँ पे होने वाला है कुछ z। तो सिंपल सा टर्म है x grams of carbon in this reaction require y gram of oxygen to give complete reaction। तो इस रिएक्शन में कार्बन के x ग्राम्स के साथ ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिएक्ट हो रहा है, y, और नीचे वाली रिएक्शन में कार्बन के x ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हो रहा है, z। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ x कांस्टेंट रखा हमने, तो लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो y और z का रेशो है, ये दोनों ऑक्सीजन ही हैं बट ये दोनों ऑक्सीजन अलग अलग रिएक्शंस में हैं। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन का रेशो है, मास रेशो, दिस विल बी अ सिंपल रेशो। सिंपल रेशो मतलब 2/1, 3/1, 1/3, 2/3, इस तरह के सिंपल रेशोज रहेंगे, डेसिमल्स वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। इस y और z को मैं भी हटा देता हूँ यहाँ से, और x को भी मैं हटाता हूँ। लेट्स टेक अ रियल नंबर, लेट्स टेक अ प्रॉपर नंबर, लेट्स टेक 1 ग्राम का।
तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि अगर मुझे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है और मैंने कार्बन का 1 ग्राम लिया तो मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, और अगर मुझे कार्बन का 1 ग्राम से CO2 बनाना है तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो मैं दोनों ऑक्सीजन को बाद में कंपेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स सी द बैलेंस्ड रिएक्शन फर्स्ट। 1 कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO, ठीक है। तो 1 कार्बन का वेट होता है 12, हाफ O2 का वेट होता है 16। तो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ that 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यूनिटरी मेथड आएगा कि अगर 12 के साथ इतना तो 1 के साथ कितना। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन द फर्स्ट रिएक्शन, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो अगर 12 ग्राम के साथ 16 हो रहा है तो 1 ग्राम के साथ कितना होगा, 16/12, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो y था, जहाँ पे जो मैंने ये वाला y रखा था, तो इस y की वैल्यू आ गई 16/12, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद y/z का रेशो रखूंगा, तो ये y की वैल्यू आ चुकी है 16/12। नाउ लेट्स सी कि z कितना होगा। यहाँ पे रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, 1:1:1 ये रेशियोज हैं। तो 1 कार्बन का मतलब है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 1 O2 का मतलब है 32 ग्राम्स ऑफ O2। तो इस रिएक्शन के हिसाब से 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं वापस से ये लिखता हूँ, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि अगर 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम के साथ कितना कर रहा होगा, 32/12। तो जैसे वहाँ पे 16/12 आया था, यहाँ पे 32/12 आया। तो ये ऑफिशियली हमारे Z की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया कि Y का वैल्यू 16/12, Z का वैल्यू 32/12। अब इन दोनों का अगर मैं रेशो देखूंगा तो इट्स वेरी इजी, 16/12 अपॉन 32/12, 12 से 12 कट गया, so this becomes 16/32, so this becomes 1/2. 1/2 is a simple ratio। तो हमने यही बोला था कि y/z का रेशो एक सिंपल रेशो आएगा। तो एंड में हम लोग वापस इसकी डेफिनेशन एक बार से रिपीट करते हैं। डेफिनेशन ये, if two elements combine to form two or more compounds, if two elements combine to form two or more compounds, and out of these two elements if one element is kept constant, then the ratio of second elements will be a simple whole number ratio, ठीक है। तो फाइनली अगर दो एलिमेंट्स हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं और उन 2 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो जो दूसरे एलिमेंट के मास के रेशियोज रहेंगे वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो रहेंगे। ये तो मैंने 1 ग्राम लेके प्रूव किया है। नाउ लेट्स प्रूव द सेम थिंग बाय टेकिंग अ रैंडम नंबर, और स्पेशली नंबर भी नहीं, एक डिजिट लेके सॉल्व करते हैं। मैं 1 ग्राम की जगह इसको x ग्राम लेता हूँ, ताकि और जनरलाइज हो जाए। लेट्स टेक x ग्राम्स एंड x ग्राम्स, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन हमने वहां पे किए हैं उसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे वापस आते हैं। अगर 12 ग्राम के साथ 16 ग्राम का रिएक्शन हो रहा है तो 1 ग्राम के साथ 16/12 का रिएक्शन हो रहा होगा, तो x ग्राम के साथ 16/12 इंटू x ग्राम का रिएक्शन होगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया y का वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले रिएक्शन के लिए चेक करूं तो 12 ग्राम के साथ 32 ग्राम का रिएक्शन हो रहा है, तो 1 ग्राम के साथ हो रहा होगा 32/12, तो x ग्राम के साथ हो रहा होगा 32/12 इंटू x। ये हमारा वैल्यू हो गया z का।
तो अभी भी आप देखोगे जब आप y to z करोगे, y और z को डिवाइड करेंगे, तो ये वाला x और ये वाला x आपस में कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली रेशोज वही आएंगे जो पहले आए थे। तो चाहे आप यहाँ पे 1 ग्राम लो, चाहे x ग्राम लो, चाहे 10 ग्राम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आपको जो भी लेना है वो फिक्स्ड लेना है। अगर आप यहाँ पे x ले रहे हो तो आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, इट्स लाइक दैट। अगर आपको यहाँ पे x लेना तो आपको यहाँ पे भी x लेना। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा करके देखते हैं। अभी तो हमने कार्बन को कांस्टेंट लिया, अभी हम ऑक्सीजन को कांस्टेंट लेके देखते हैं कि कार्बन के रेशो सिंपल होल नंबर रेशो में आ रहे हैं क्या। लेट्स सी, हम लोग ऑक्सीजन की वैल्यू को इस बार चेंज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था कि दो एलिमेंट्स में से किसी एक को कांस्टेंट करना है, तो हम कार्बन को ही क्यों कांस्टेंट कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को करके देखते हैं। तो लेट्स टेक ऑक्सीजन एज x नाउ, एंड नाउ x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ y ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है पहले केस में, और दूसरे केस में x के साथ रिएक्ट कर रहा है z। तो अब मुझे y बाय z का रेशो वापस से निकालना है और ये प्रूव करना है कि ये सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। नाउ इसके लिए भी यूनिटरी मेथड लगेगा। Sixteen grams of oxygen react with 12 ग्राम of carbon for the first reaction। 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम के साथ 12/16 करेगा, तो x ग्राम के साथ 12/16x करेगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरे भाई की, ठीक है। अब दूसरी वाली रिएक्शन के लिए 32 ग्राम के साथ 12 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 के साथ 12/32 रिएक्ट करेगा, तो x के साथ 12/32 इंटू x रिएक्ट करेगा। ये आ गई वैल्यू मेरी z की। तो y आ गया, z आ गया। अब आप जब इनको डिवाइड करोगे तो 12x/16 डिवाइडेड बाय 12x/32, तो ये x कट गया, ये 12 कट गया, 32 घूम के ऊपर गया, 32/16 दैट इज 2/1। नाउ 2/1 इज स्टिल अ सिंपल होल नंबर रेशो। हाँ, ये बात जरूरी है, पहले जो आप रेशो निकाल रहे थे 1/2 आ रही थी, अभी जो आप रेशो निकाल रहे हो 2/1 आ रही है। तो जरूरी नहीं कि रेशो सेम आए, हमने इस लॉ में कहीं ये नहीं बोला कि रेशो सेम आएंगी, हमने बस सिंपली ये बोला है कि जब भी आप रेशो निकालोगे तो वो रेशो सिंपल होल नंबर रेशो आएगी, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट लॉ शुरू करते हैं, ब्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी पहले हम थोड़ा समझ के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। इसमें 3 लोग होंगे, 3 एलिमेंट्स हैं, और कोई एक एलिमेंट 2 अलग अलग लोगों से कंबाइन हो रहा है। तो हाइड्रोजन है जो कार्बन से भी कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो रहा है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और CH4 बन रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो H2। तो बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है उसका स्टार्टिंग ऐसा होगा, इफ वन एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन इन दिस केस, इफ वन एलिमेंट reacts with 2 different elements in different reactions to produce 2 different products। ये हमारा जो लॉ है उसकी पहली लाइन है। मैं पूरा लॉ इकट्ठा नहीं बोलूँगा, जैसे जैसे समझाते रहेंगे वैसे वैसे लॉ को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वाले लॉ में 2 लोग थे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो था। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें 3 लोग हैं, 3 में से कोई एक ऐसा है जो बाकी दोनों से अलग अलग रिएक्शंस में रिएक्ट कर रहा है। सो हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद कार्बन टू प्रोड्यूस CH4, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O। तो इन दोनों रिएक्शंस को अलग से भी हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद कार्बन टू प्रोड्यूस CH4, ठीक है। मैं इसको 2H2 कर लेता हूँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। सिमिलरली हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O, मैं इसको भी 2H2 कर लेता हूँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए,
ठीक है। तो कोई एक एलिमेंट है जो दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है। नाउ ये जो एक एलिमेंट है जो बाकी दोनों से रिएक्ट कर रहा है, मुझे इस एक एलिमेंट के अमाउंट को फिक्स कर देना है, जैसे हमने पिछली बार किया था। तो आई कैन फिक्स इट एज 1 ग्राम्स और 10 ग्राम्स और x ग्राम्स व्हाटसएवर, ठीक है। तो मैंने फिक्स कर दिया कि भाई मैं इसके वैल्यू को 1 ग्राम लूँगा। हम लोग थोड़ी देर बाद इसी चीज़ को x ग्राम लेके भी करेंगे। तो अगर मैंने किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया तो उस फिक्स्ड अमाउंट के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले एलिमेंट की कितनी अमाउंट लगेगी, लेट्स चेक दैट फर्स्ट। हाइड्रोजन के 2 मोल्स दैट मीन्स 4 ग्राम्स, कार्बन का 1 मोल दैट मीन्स 12 ग्राम्स। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स मुझे दिख रहा है दैट 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सो बाय यूनिटरी मेथड 4 ग्राम के लिए 12 ग्राम लग रहा है, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, कार्बन 3 ग्राम्स, ठीक है। सिमिलरली मैं नीचे वाली रिएक्शन के लिए देखूँ तो 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल दैट इज 32। सो 4 grams of hydrogen react with 32 grams of oxygen, so 1 gram of hydrogen will react with 32 by 4, that is 8, 32 by 4 that is 8 grams, ठीक है। तो अब इस लॉ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो बाकी दोनों एलिमेंट से रिएक्ट करके दो अलग चीज़ें बना रहा है। तो वो जो एक एलिमेंट है जो बाकी दोनों एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, उस एलिमेंट की अमाउंट को जब मैंने कांस्टेंट रखा तो मैंने ऐसा देखा कि उस कांस्टेंट के लिए कार्बन का और ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर वेट आ चुका है। सो नाउ दिस लॉ टेल्स अस कि अभी क्या है, हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, पर अगर तीसरी रिएक्शन भी हो जाए दैट इज कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू हो जाए, दैट इज ट्रायंगल मेथड। तो हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है, पर अब अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का वो ही रेशो होगा जो वहां पे आपको दिख रहा था। हम लोग करके देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का कॉमन रिएक्शन, CO2 बनाया, कार्बन के 12 ग्राम्स ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो 12 बाय 32 कार्बन बाय ऑक्सीजन का रेशो कितना दिख रहा है हमें, 12 बाय 32। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे सबको तो आ जाएगा 3 बाय 8। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ भी तो कार्बन का रेशो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3 बाय 8 ही था, वो 3 ये 8। तो ये लॉ सिंपली मुझे ये बता रहा है कि इफ देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड वन एलिमेंट and a fixed amount of one element is reacting with 2 other elements in 2 different reactions to produce 2 different compounds, then the ratios in which they do so is the same ratio in which they combine with each other. तो अब आपको बस ऐसा समझना है कि ABC 3 लोग हैं, इसको मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा हूँ। एक आदमी है जो बाकी दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो इंडिविजुअली रिएक्शन हो रहा है। तो इन दोनों के जो भी रेशोज आपको यहाँ पे दिखेंगे दैट इज 3 बाय 8, आपको सेम रेशो तब दिखेगा जब ये लोग आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल इन्होंने आपस में रिएक्शन नहीं किया था, अभी फिलहाल क्या था कि इन दोनों ने किसी तीसरे से रिएक्शन किया था। तो जब ये दोनों किसी तीसरे से रिएक्शन करते हैं तब इन दोनों का जो रेशो रहता है 3 बाय 8, वही सेम रेशो इन दोनों का तब रहता है जब ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो वी हैव डन एनफ ऑफ द लॉज फॉर राइट नाउ। अब हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखूंगा, आई विल बी ऑल्सो डिक्टेटिंग देम व्हाइल राइटिंग। तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि आप आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आए तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और खुद से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें। और अगर आपसे 2 मिनट में 5 मिनट में क्वेश्चन ट्राई नहीं हो रहा है या फिर आपको आंसर मैच करना है तो आप वीडियो को वापस से ऑन करें और उस आंसर को मैच करना। हो सकता है कि आपने जिस मेथड से किया
और एक टीचर ने जिस मेथड से किया, वो दोनों मेथड्स डिफरेंट थे पर आंसर सेम आ रहा है. सो इन दिस वे यू विल गेट टू नो अ न्यू वे टू डू दिस क्वेश्चन. आपने जो क्वेश्चन का तरीका किया वो भी सही होगा और जो टीचर ने किया वो भी सही होगा, बट इट ऑलवेज हेल्प्स अ स्टूडेंट टू नो मोर वेज टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. Let's do the first question. Most of the times we'll be referring this booklet of Sinhal classes. If you have it, then it's a very good resource. You should always refer to it. It has many questions for your reference, and once you do this, you need not to do any other book. So it always helps you out to have this book. So we'll be doing questions from this only. So let's start. Question number 1. 23.4 grams NaCl on reacting with 68 grams AgNO3 formed 57.4 grams AgCl and 34 grams of NaNO3. This is the statement which is given. So now the question is, this law is in accordance with which of the previous laws? हमने अभी 4 laws पढ़े. कौन कौन से laws? Law of mass conservation, law of constant proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion. तो question ये है कि ये values मुझे दी हुई हैं. NaCl का AgNO3 के साथ reaction हो रहा है to produce AgCl and NaNO3. वैल्यू सबकी दी हुई है, तो इन वैल्यूज को देख के हमें जज करना है कि ये किस लॉ के अकॉर्डिंगली सही बैठ रहा है. तो क्वेश्चन ये है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद विच लॉ. ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. तो लेट्स सी. तो हम लोग सबसे पहले इसका एक रिएक्शन लिखते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो आप पहले रिएक्शन लिखने से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग. सॉल्यूशन NaCl plus AgNO3 was given you AgCl plus NaNO3. उन्होंने मुझे बोला कि NaCl का 23.4 ग्राम्स यूज हुआ था, AgNO3 का 68, AgCl का 57.4 और NaNO3 का 34. ये वैल्यूज दी हुई हैं. अब हम लोग थोड़ा चेक करते हैं. 23.4 plus 68 gives you 91.4 ग्राम्स. तो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल वेट्स हैं उनका एडिशन है 91.4 और एरो के राइट में जो वेट्स हैं उनका एडिशन भी है 91.4. तो टेक्निकली एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेट आपको दिख रहा है वही एरो के राइट हैंड साइड पे भी आपको दिख रहा है. तो ये तो तभी होता है जब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है. हमने सबसे पहला जो लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, उसमें हमने यही बात की थी कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का या ओवरऑल कंटेनर के अंदर का वो चेंज नहीं होता है. तो हाँ, कंपाउंड्स चेंज हो चुके हैं. NaCl खत्म हो गया है, AgNO3 खत्म हो गया है, AgCl, NaNO3 आपको नई चीज़ें दिख रही हैं, बट अमाउंट्स अभी भी उतने ही हैं, 91.4, 91.4. So that means this question is in accordance with, so the answer is law of conservation of mass. Law of
mass conservation. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था. Now let's start with second question. Now the second question is 8 grams of calcium carbonate on heating gave 3.25 grams of CO2 gas. The mass of residue, the mass of residue left is how much? मतलब क्वेश्चन क्या है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज का होता है, ठीक है. हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको हीट कर दिया. हमने 8 ग्राम्स लिया था. हम ग्राम्स को थोड़ी देर में देखते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या हो रही है. ये हीट का सिंबल है, तो एरो के ऊपर ये लगा है, मतलब हमने हीट किया है. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो उसने बोला कि CO2 निकला, पर हमें ये ऑलरेडी पता है कि CO2 के साथ एक और चीज निकलती है, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता हो तो पहली बात तो ये आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज है. नेक्स्ट टाइम से आपको ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल रिएक्शन. इनफैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CO2 के साथ एक चीज निकलती है, कैल्शियम ऑक्साइड. ये भी सॉलिड होती है. तो जो सॉलिड चीज है वो तो नीचे बैठी रहेगी. अगर आपने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर इस सॉलिड को आपने हीट करना शुरू किया तो जो गैस है वो तो कंटेनर के बाहर आना शुरू हो जाएगी. तो इट कुड बी लाइक दिस कि आपने एक सॉलिड लिया था, आपने उसको हीट करना शुरू किया तो धीरे 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 उसमें से गैस निकलना शुरू हुई. आप चाहो तो आप इस कंटेनर को बंद भी कर सकते हो ताकि वो गैस बाहर ना जा सके, और आप चाहो तो आप इस कंटेनर को ओपन भी रख सकते हो ताकि सारी गैस बाहर जाए. वो आपकी मर्जी. तो कैल्शियम कार्बोनेट 8 ग्राम्स लिए हमने और CO2 3.25 ग्राम्स निकल गया. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये द मास ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट. तो पहली बात तो ये कि रेजिड्यू कौन है. रेजिड्यू वो है जो बचा रह गया. किसी के जाने के बाद जो बच जाता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं. तो CO2 के जाने के बाद जो बचा वो ये है. तो मुझे इसका मास बताना है. क्वेश्चन ये, ठीक है. आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा अगर आपको बेसिक समझ में आते हैं. टोटल 8 ग्राम्स था एंड वी नो द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. मतलब 8 ग्राम का 8 ही ग्राम रहेगा, आप कुछ भी करो. तो 8 ग्राम में से अगर 3.25 ग्राम तो CO2 है तो बाकी का फिर कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए. तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी वैल्यू आपको ढूंढनी थी, सो दैट विल कम आउट टू बी 8 minus 3.25, so that comes out to be 4.75 grams. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इतने सिंपल क्वेश्चंस यू कांट एक्सपेक्ट इन जेईई मेंस एंड एडवांस. बट हाँ, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस बहुत आएंगे. वो लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट 8 ग्राम्स हमने लिया, उसको हमने हीट किया, उसमें से CO2 इतना निकला, जो रेजिड्यू बचा उसकी मैंने फर्दर रिएक्शन आगे करवाई. तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिड्यू कितना है. तो वो रेजिड्यू इतना है. तो जब आपको पता होगा कि रेजिड्यू का अमाउंट कितना है तब जाके आप इसके आगे रिएक्शंस करवा पाओगे. जैसे CO की रिएक्शन अगर मैं HCl से करवाऊँ तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है. तो वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दैट विल बी फॉर्म्ड. तो अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना बचा. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. नाउ लेट्स डू अ थर्ड एग्जांपल. यस, थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन करते हैं. इन वन एक्सपेरिमेंट 12 grams of magnesium combines with 8 grams of O2 to form 20 grams of MgO.
in another experiment, when 150 grams of magnesium combines with 100 grams of O2, then 250 grams of MgO is formed. Above two experiments, follow which law? फॉलो विच लॉ से मेरा क्या मतलब है? हमने अभी तक 4 लॉज पढ़े हैं, तो 4 ऑप्शंस में वही 4 लॉज हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है, ये हमें सब बताया गया है कि मैंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरा किया, उसमें ये सब रिजल्ट्स आए, तो कौन सा वाला लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है वो अपने को देखना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO बना रहे हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO बना रहे हैं। इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो दिस विल बी द बैलेंसिंग, ठीक है। 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम लिया मैंने, तो एक्सपेरिमेंट 1 में मैंने मैग्नीशियम के 12 ग्राम लिए, ऑक्सीजन के 8 ग्राम्स लिए और MgO का 20 ग्राम मुझे मिला। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैग्नीशियम का मैंने 150 ग्राम लिया। अभी जो जो क्वेश्चन में लिखा है मैं बस उसी को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ। 150 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन का 100 ग्राम्स लिया और MgO का 250 ग्राम, ठीक है। तो अभी ये वैल्यूज दी हुई है मुझे और उसने ये पूछा है कि इन वैल्यूज को देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला लॉ, विच लॉ इज फॉलोड। तो ध्यान से देखते हैं। 12 ग्राम मैग्नीशियम आया 8 ग्राम के साथ तो 20 ग्राम बना, या 150 ग्राम आया 100 ग्राम के साथ तो 250 बना। तो एक लॉ तो जो मुझे बहुत इजीली दिख ही रहा है, 12 प्लस 8 इज 20, 150 प्लस 100 इज 250। तो ध्यान से देखिए, ये एरो, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेरिमेंट 1 पे 12 प्लस 8 है और एरो के राइट हैंड साइड पे भी 20 है। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो फॉलो हो ही रहा है। तो वो तो मुझे दिख गया कि वन लॉ विच इज फॉलोड, तो पहला आंसर हो गया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा और इसको डीप में जाते हैं कि और एक लॉ है जो फॉलो होता हुआ दिख रहा है। 12 and 8, 100 and 150, इनको ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का रेशो भी तो सेम है। अगर मैं ऑक्सीजन का मास और मैग्नीशियम का मास, इन दोनों का रेशो लेता हूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 8/12, सो दैट इज 2/3। सिमिलरली अगर मैं एक्सपेरिमेंट 2 की बात करूं, so this will be 100/150, and eventually it is also 2/3। तो एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेशियो आ रहा है वो भी 2/3 आ रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 में जो रेशियो आ रहा है वो भी 2/3 आ रहा है। तो रेशियो इज कमिंग आउट टू बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एक्सपेरिमेंट यू आर टेकिंग। तो अगर मैं कोई तीसरा एक्सपेरिमेंट भी करता शायद तो रेशियो वही आता। तो रेशो सेम आ रहा है। ये कौन सा लॉ है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपको याद होगा जब हमने लॉज पढ़े थे तो हमने NH3 का एग्जांपल लिया था कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी एक्सपेरिमेंट से, किसी भी वे से आप सेम कंपाउंड अगर बनाते हो
तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे बनाया, मुझे बस ये देखना है कि उसका फॉर्मूला सेम है, दैट मीन्स उसका रेशो भी सेम रहेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन कौन से 2 लॉज फॉलो हो रहे हैं? नंबर 1 इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड नंबर 2 इज law of constant proportion. Now let's take 4th example. Now let's take the next question. .375 grams of pure cupric oxide was reduced by heating in a current of pure dry hydrogen and the mass of copper that remained was 1.0980 grams। तो पहला हो गया 1.375 ग्राम्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन मतलब जब मैंने हीट किया तो कॉपर अलग निकलेगा, तो कॉपर जो निकला वो 1.0980 ग्राम निकला। उसके बाद इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 grams of pure copper was dissolved in pure HNO3 and the resulting copper nitrate was converted to cupric oxide by ignition. The mass of copper oxide formed was 1.476 grams। ठीक है। Show that the results illustrate the law of constant composition. Show that the results illustrate to law constant proportion। ठीक है, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से एक बार और देखते हैं। 1.375 ग्राम ऑफ प्योर क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटा देना, तो ऑक्सीजन हमने उसमें से हटा दिया हाइड्रोजन की हेल्प से। तो ये आपके लिए एक अच्छा नॉलेजेबल पॉइंट हो गया जो आपको 12th में काम आएगा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड को अगर आप ड्राई हाइड्रोजन में हीट करते हो तो उसका ऑक्सीजन निकल जाता है और उससे कॉपर निकल आता है।
ठीक है, तो कॉपर कितना निकला 1.0980। तो मैं इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या निकल रहा है, कॉपर। तो एक्सपेरिमेंट 1 जो हमारा था उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड था 1.375 और उसमें से हमने किसी भी तरीके से कोई भी रिएक्शन से कॉपर कितना निकाला 1.0980 ग्राम्स। ठीक है, हमने इतना कॉपर उसमें से निकाल लिया। एक्सपेरिमेंट 1 था। नाउ एक्सपेरिमेंट 2, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया, हमने प्योर कॉपर लिया 1.179 ग्राम्स ऑफ प्योर कॉपर। हमने उसको पहले डिसॉल्व दिया HNO3 के अंदर, फिर हमने उसको क्यूपरेट नाइट्रेट बना दिया, कॉपर नाइट्रेट, फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड में। मतलब इस रिएक्शन में हमने उल्टा किया। हमने पिछली रिएक्शन में किया था, हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बनाया था। इस बार हमने उल्टा किया, हमने कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। सेकेंड रिएक्शन में कॉपर से ऑक्साइड बनाया हमने, क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर कितना लिया था 1.179 और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बना है फॉर्म्ड वाज 1.476। ठीक है, तो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारा बना वो 1.476 है। तो ये दो रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन में क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बना लिया, दूसरी रिएक्शन में कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड बना दिया। नाउ वी नीड टू शो that the results illustrate to the law of constant proportion. Constant proportion का सिंपल सा मतलब ये है कि कॉपर और क्यूप्रिक ऑक्साइड इन दोनों का जो रेशो होना चाहिए वो रेशो सेम होना चाहिए दोनों केस में। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा that will be 1.375 अपॉन, अगर मैं कॉपर को ऊपर रख रहा हूँ न्यूमरेटर में, so that will be 1.0980 अपॉन 1.375। ये यहाँ का रेशो आया और वहाँ का रेशो क्या आएगा 1.179 अपॉन 1.476। ये दोनों रेशोज आए। अब अगर इन दोनों रेशोज का परसेंटेज निकाला जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 79% ही दोनों आए। ठीक है, आप खुद से या कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके देख सकते हो। ये दोनों रेशोज आर कमिंग अप टू बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, हमें इतना एक्सपेरिमेंटल एरर हमारा चल सकता है कि दोनों का अप्रॉक्स 79% के आसपास वैल्यूज आ रही हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपने दो अलग अलग मेथड से सेम चीज़ें बनाई पर फिर भी जो रेशोज हैं वो सेम रहे। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। वी हैव इलस्ट्रेटेड that the results adhere to constant proportion। ठीक है, तो जब आपको एग्जाम के अंदर अगर सब्जेक्टिव पेपर्स आ रहे हैं तो उन सब्जेक्टिव पेपर्स में अगर आपको ये सब लिखना है तो आप प्रॉपरली कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इन एक्सपेरिमेंट 1 द अमाउंट ऑफ कॉपर इज दिस एंड द अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज दिस एंड हेंस द रेशियो ऑफ कॉपर and cupric oxide is 1.0980 upon 1.375 into 100 as a percentage. ठीक है, then you will write in experiment 2 the ratios will be 1.179 upon 1.476 into 100%. Now since both of these ratios are coming out to be same, that means the law of constant proportion is valid. So now fourth example is also done. Let's take up fifth example. Now next question, let's take it. Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass
form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? Now let's see this question. Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. तो पहली बात तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन टू प्रोड्यूस वाटर, ये हमें देखना है. तो लिख लेते हैं इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन टू प्रोड्यूस वाटर, H2 एंड O2. क्वेश्चन में मुझे 1:8 का रेशो उसने खुद दे दिया है, पर अगर नहीं भी दिया होता तो भी मुझे पता है. पहले तो मैं इसको बैलेंस करूंगा, ये बैलेंसिंग हो गई, ठीक है. नाउ लेट्स सी, हाइड्रोजन के 4 ग्राम्स, ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा. तो 4:32 इज एक्चुअली 1:8. तो अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो भी मैं बैलेंस्ड रिएक्शन से खुद ये चेक कर लेता, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. अगर हाइड्रोजन के 3 ग्राम्स होते तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स रिएक्ट हो रहे होते, क्वेश्चन ही. तो मैं इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगा के काम शुरू कर दूँ, बिकॉज कुछ भी हो, हाइड्रोजन चाहे 3 ग्राम्स हो, चाहे 30 हो, चाहे 300 हो, व्हाटसोएवर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, और जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ 1:8. तो मैं उसी को यूज करता हूँ. लेट्स डू इट है. हाइड्रोजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास का रेशियो विल ऑलवेज बी 1/8, ठीक है. तो अब आपको हाइड्रोजन की वैल्यू उसने दे दी है, ऑक्सीजन की वैल्यू आपको निकालनी है. तो हम इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको यूज कर लेते हैं. तो हाइड्रोजन की जगह पे आया 3, ऑक्सीजन की जगह पे हम x लिख देते हैं, और ये तो 1/8 है ही. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट x इज इक्वल टू 8 into 3, दैट इज 24 ग्राम्स, ठीक है. तो अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, ये रेशो का सिंपल सा मतलब यही होता है. रेशो का मतलब यही है कि अगर हाइड्रोजन आपको 1 दिखेगा, 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम दिखेगा. तो अगर इसका 1 तो इसका 8, अगर इसका 2 होता तो इसका होता 16, अगर इसका 3 होता तो इसका होता 24. यही यूनिटरी मेथड है. मैं इसको यूनिटरी मेथड से भी करके दिखा सकता हूँ. 4 ग्राम से 32 ग्राम्स बन रहे हैं, 4 ग्राम्स से 32 ग्राम्स बन रहे हैं. तो 3 ग्राम से कितने बनेंगे, 32/4 into 3, 4 और 32 कट गया 8, 8 3 जा 24. तो आंसर आप किसी भी तरीके से करो, कॉमन सेंस, लॉजिक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हाटसोएवर, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा अगर आपने लॉजिक सही लगाया. सो नाउ दिस वाज एग्जांपल नंबर 5. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, कुछ डेटा दिया हुआ, द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड, द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड for several compounds of nitrogen and oxygen. Mass of nitrogen that combines with 1 gram of
oxygen. Compound 1, 1.75 grams. Compound 2, 3. So now the question is, show that this data illustrates law of multiple proportion. Okay, now let's see. क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। डेटा दिया हुआ है हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ये जो डेटा है, मास ऑफ नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो बेसिकली हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाए हैं। जैसे मैं काफ़ी सारे कंपाउंड्स आपको भी गिनवा सकता हूँ। इट कैन बी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इट कैन बी NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O4, N2O5, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो हमने ये 3 अलग अलग कंपाउंड्स बनाए जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ था, उसका जो पहला लाइन था वो यही था, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो ये 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स हो गए। और उसमें फिर क्या था कि मैं किसी एक को कांस्टेंट कर देता हूँ। तो इन लोगों ने ऑक्सीजन को कांस्टेंट कर दिया 1 ग्राम, ठीक है। तो प्रूव करना ये है कि नाइट्रोजन का मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करो। तो हम उस लॉ को ध्यान से समझते हैं वापस। हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं और वो आपस में ज्वाइन होकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं और आपने किसी एक को कांस्टेंट रखा, तो इसके रिस्पेक्ट में जितना जितना अमाउंट आपको दूसरे कंपाउंड का, दूसरे एलिमेंट का चाहिए, उनका रेशो जो होगा दैट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो आप इसको ध्यान से देखते हैं। सॉल्यूशन, मास ऑफ नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का इतना कंपाउंड लग रहा है, नाइट्रोजन का इतना अमाउंट लग रहा है फर्स्ट कंपाउंड में, और 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजन का इतना अमाउंट लग रहा है। तो मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूं, so that is exact 2/1, it is coming out to be a simple whole number ratio, ठीक है। कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3 के लेकर के देखते हैं। कंपाउंड 2, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacts with 0.875 gram of nitrogen to produce compound 2, and 1 gram of oxygen reacts with 0.4375 grams to produce compound 3। तो इन दोनों का रेशियो भी अगर देखें तो ये भी 2/1 है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ तो 1/2 आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। द रेशियो इज स्टिल सिंपल, 2/1 बोल लो चाहे 1/2 बोल लो। अच्छा, अगर मैं कंपाउंड 1 और 3 को देखूं तो ये जो रेशो है ये 4/1 आ जाएगा। फिर जब इन दोनों का रेशो 2/1 है और इन दोनों का रेशो भी 2/1 है, तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसका रेशो 4/1 है। दैट इज अगेन अ सिंपल होल नंबर रेशो। सो नाउ द पॉइंट इज कि जब आपने ऑक्सीजन को कांस्टेंट किया और ऑक्सीजन को कांस्टेंट करने के बाद आपने नाइट्रोजन के अमाउंट्स देखे और फिर उनका रेशो आपस में देखा, सो दैट रेशो केम आउट टू बी सिंपल होल नंबर रेशो। सो यही तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहा था। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या थी, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more different compounds and the amount of one element is kept constant, which in this case is oxygen, so
the ratio of amounts of the other element will bear a simple whole number ratio. तो वो ratio दिख रहे हैं मुझे, इसलिए the answer is this data illustrates the law of multiple proportion. तो I hope इतने सारे examples के बाद आपको ये laws अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Now आपको अगर आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से ट्राई कर सकते हो, पर अगर आपके पास ये वाला बुक है स्नेहाल्स का ब्लू बुक, तो इसमें से CCP1 आपको ट्राई कर लेना है, क्योंकि CCP1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व. थैंक यू. Let's start example number 7. The percentage composition of NH3, H2O, and N2O3 is as given below. NH3 82.35% nitrogen, and 17.65% hydrogen. H2O 88.90% oxygen and 11.1% hydrogen. N2O3 63.15% oxygen and 36.85% nitrogen. The question here, on the basis of above data, prove that law of reciprocal proportion is valid. ये अपने को प्रूव करना है. ये क्वेश्चन आ गया, इसका सॉल्यूशन हम देखना शुरू करते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता था. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 एलिमेंट्स होते थे. तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. और ये जो कंपाउंड्स हैं NH3, H2O, N2O3, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ और इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सॉल्यूशन. हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है. तो अगर आपको याद हो, हमने पहले ये लॉ जब किया था, तो हाइड्रोजन का एक फिक्स्ड अमाउंट अगर मैं ले लूँ और फिर मैं देखूँ कि उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर रहा है, तो उन दोनों का रेशो वही रेशो आना चाहिए जो कि तब आएगा जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खुद आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं N2O3. ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का कहना है. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले हाइड्रोजन का कांस्टेंट अमाउंट ले लेते हैं. लेट दैट कांस्टेंट बी 1 ग्राम. परसेंटेज में काफ़ी इजी रहेगा. तो ये जो परसेंटेजेस दी हुई हैं ये डायरेक्ट मास परसेंटेज है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो. NH3 का वेट होता है 17 और उसमें से हाइड्रोजन का वेट होता है 3. तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट विल बी 3/17 × 100. तो ये अपने आप 17% आएगा. ठीक है, तो ये जो परसेंटेजेस हैं ये मास परसेंटेजेस दी हुई हैं. तो मुझे भी कहना है कि 17.65% हाइड्रोजन होता है तो 82.35% नाइट्रोजन होता है. मतलब अगर आपने अमोनिया का टोटल वेट 100 लिया तो उस 100 में से 17.65 ग्राम्स तो हाइड्रोजन रहेगा और 82.35 ग्राम्स नाइट्रोजन रहेगा. तो पहले वाले कंपाउंड के हिसाब से, NH3 के हिसाब से, अगर हाइड्रोजन 17.65 ग्राम्स है तो उससे रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन कितना होता है, 82.35 ग्राम्स नाइट्रोजन. तो दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा
तो ये हो जाएगा 82.35 अपॉन 17.65। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 4.6 के आसपास आने वाला है। ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटर से या खुद सॉल्व करके देख सकते हो। तो अमोनिया के लिए अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन के लिए अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा तो नाइट्रोजन के अप्रॉक्स 4.6 ग्राम्स साथ में लगेंगे। नाउ फॉर H2O, अगर हाइड्रोजन के 11.1 ग्राम्स होते हैं तो ऑक्सीजन के होते हैं 88.9 ग्राम्स। तो दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन के 1 ग्राम्स होंगे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 88.9 बाई 11.1, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8। ठीक है, तो अगर मैंने इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन के अमाउंट को 1 करके देखा तो उधर नाइट्रोजन का वेट आ रहा है 4.6, इधर ऑक्सीजन का वेट आ रहा है 8। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 8 अपॉन 4.6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.7। ठीक है, तो ये उसका अप्रॉक्स वेट आ रहा है। नाउ हम N2O3 के लिए लेके चलते हैं। N2O3 में नाइट्रोजन का वेट एंड ऑक्सीजन का वेट, नाइट्रोजन इज 14 into 2 28, ऑक्सीजन इज 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज 36.85 एंड 63.15। तो मुझे इसी रेशियो के हिसाब से लेके चलना है। तो दिस विल बी 63.15 अपॉन 36.85, तो इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्स 1.7। तो ये भी 1.7 है, ये भी 1.7 है। तो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था, अगर एक एलिमेंट है जिसका फिक्स्ड अमाउंट दो एलिमेंट से अलग अलग रिएक्शंस में रिएक्ट कर रहा है, तो उन दो एलिमेंट्स का जो इंडिविजुअल वेट आएगा जब मैं उसको रेशो लूंगा, तो ये रेशो वही रेशो होगा जो तब आएगा जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होंगे। तो इस केस में हाइड्रोजन ने पहले नाइट्रोजन से रिएक्ट किया, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना आया 4.6। फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन का कितना आया 8। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने जब आपस में रिएक्ट किया तो जो रेशो आया ये वही रेशो था जो हाइड्रोजन ने बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आने वाला है। सो दिस वाज example number 7. Now let's take one more example. Now let's take next example. In the formation of SO2 and SO3, the ratio of weights of oxygen which combine with ten kg of sulfur is how much? In the formation of SO2 and SO3, the ratio of weights of oxygen which combined with 10 kg of sulfur is. तो मतलब ये हुआ कि मुझे सल्फर 10 kg को यूज करना है। इस 10 kg सल्फर को यूज करके मुझे एक बार SO2 बनाना है और एक बार SO3 बनाना है, और फिर मुझे ये बताना है कि उन दोनों में ऑक्सीजन के वेट्स का रेशियो क्या रहा। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले मैं एक लेंथी वाला मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि सल्फर का वेट होता है 32, ऑक्सीजन का वेट 1 मॉलिक्यूल का भी 32, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जितना सल्फर है उतना ही ऑक्सीजन भी चाहिए। तो अगर सल्फर 10 kg होगा तो ऑक्सीजन भी 10 kg चाहिए होगा। ठीक है, बाय सिंपल यूनिटरी मेथड। 32 ग्राम्स रिक्वायर 32 ग्राम्स,
सो 10 kg रिक्वायर्ड 10 kg। तो SO2 बनाने के लिए अगर आप सल्फर 10 kg लाए हो तो ऑक्सीजन भी आपको 10 kg लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर SO3 बन रहा है तो इसका 3/2 हमें लेना पड़ेगा। दैट मीन्स सल्फर 32 ग्राम्स है और ऑक्सीजन 32 का 3/2, दैट इज 48, 16 3 48। तो अगर इसका 32 होता है तो इसका 48 होता है, तो मतलब फिर इसका अगर 10 kg होगा अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड तो इसका हो जाएगा 48/32 इंटू 10, दैट इज 16 2 16 3 दैट इज 15 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि SO2 में सल्फर 10 kg है तो ऑक्सीजन भी 10 kg चाहिए होगा, पर SO3 बनाने के लिए अगर आप सल्फर 10 kg लाए हो तो आपको ऑक्सीजन 15 kg लाना पड़ेगा। तो अगर अब क्वेश्चन को मैं देखूं, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे वेट्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो लेना है, सो दैट विल बी 10/15, सो द आंसर विल बी 10/15, दैट विल बी 2/3। तो ये एक लेंदी मेथड हो गया इस क्वेश्चन को करने का, और इस क्वेश्चन को करने का एक इजी मेथड भी था, जो काफ़ी इंट्यूटिव सा मेथड है, काफ़ी नॉर्मल सा कॉमन सेंस वाला मेथड है। लेट्स सी दैट। पॉइंट ये है कि जब आप SO2 को ध्यान से देखो तो उसमें 2 ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है, और जब आप SO3 देखो तो उसमें 3 ऑक्सीजन आएंगे। सल्फर तो सेम ही है दोनों में, तो एक सल्फर के लिए उसको चाहिए 2 ऑक्सीजन, इसको इसमें एक सल्फर के लिए चाहिए 3 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रेशो ऊपर और नीचे तो हमेशा 2:3 ही रहने वाला है। हाँ, वेट्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 10/15 आप लिख सकते हो, आप 20/30 लिख सकते हो, आप कैसे भी लिखो, दैट इज नॉट एन इशू। बट द पॉइंट इज ऑक्सीजन का जो रेशो है ऊपर और नीचे, एटम्स का रेशो वो 2:3 में रहेगा, तो मासेस का रेशो भी 2:3 में रहेगा, तो आंसर 2:3 आना चाहिए। तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर हमने देखा कि कैलकुलेशन किया तो भी आंसर सेम आया, बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर सेम आया। तो ये इक्वेशन है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 9। Now let's do question number 9. The question is, law of multiple proportions is illustrated by which of the following pairs? Option A, H2S and SO2. Option B, NH2 and NO2. Option C, Na2S and Na2O. Option D, N2O and NO। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये 4 पेयर्स दिए हुए मुझे, तो मुझे इन 4 पेयर्स में से चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिडेट करता है। तो पहली बात तो ये है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स combine to form 2 or more different compounds। तो पहली लाइन क्या है? When 2 elements combine to form 2 or more different compounds, then if I keep the amount of one element to be a constant, if I keep the amount of one element to be a constant, then the ratio of weights of second elements in 2 different reactions will be a simple whole number ratio। ठीक है, तो जो इसकी पहली लाइन है ना, वो ही हमारा क्लू है इस क्वेश्चन में। उसने बोला 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और दोनों आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 एलिमेंट्स किस केस में आ रहे हैं? सिर्फ इस केस में। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन।
यहाँ पे भी 3 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 3 है, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। पर यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया, उन्होंने 2 अलग अलग कंपाउंड्स बनाए। फिर उसमें से किसी एक को मुझे कांस्टेंट करना है, तो नाउ लेट्स कीप ऑक्सीजन कांस्टेंट। तो ऑक्सीजन इधर और इधर कांस्टेंट रखना। मेरी मर्जी है कि मैं ऑक्सीजन की कितनी भी अमाउंट रखूं, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। इस केस में मैं जानबूझ के 16 ग्राम्स रख रहा हूं, बिकॉज 1 ऑक्सीजन एटम इज एयर, 1 ऑक्सीजन एटम इज एयर, so 16 grams and 16 grams। तो इस कंपाउंड में NO में with 16 gram of oxygen, nitrogen which is reacting is 14 grams, and N2O में with 16 grams of oxygen which is reacting, the nitrogen which is reacting is 28 grams। तो डायरेक्ट रेशो आ गया 28/14। हम देखते हैं इसको वापस। NO में ऑक्सीजन अगर 16 है तो नाइट्रोजन 14 है। N2O में ऑक्सीजन अगर 16 है तो नाइट्रोजन 28 है। तो ऑक्सीजन को तो मुझे कांस्टेंट करना था, तो ऑक्सीजन 16 और 16 हो गया। तो नाइट्रोजन्स जो दोनों केस में आए उसका रेशो क्या आया, 14:28, दैट इज 1:2, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बताता है कि हमारे पास इस तरीके से अगर 2 एलिमेंट्स हो जो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हो और आप किसी एक एलिमेंट को कांस्टेंट रख दो, तो उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट के रेशोज होते हैं वो सिंपल रेशोज आने चाहिए। ना सिंस सिंपल रेशो आ रहा है मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वायोलेट नहीं हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है। थैंक यू।